नमस्ते बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। हम लगातार सॉल्यूशंस के वीडियो देख रहे हैं और उन सॉल्यूशन के वीडियो में अभी तक जो हमने सॉल्यूशन के वीडियो देखे हैं उनमें से हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के वीडियो देखे हैं। अब नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ किस तरह से ये ग्राफ बनते हैं। तो यहाँ पहली चीज ये समझ लें कि इस ग्राफ में दो के ग्राफ कंबाइन है, दो कौन है यहाँ पर, दोनों कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 के ग्राफ है। तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। मैं पहले यहां से x1 को लेके चलूंगा और x1 इक्वल्स टू 0। x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 है, उसको x1 से 0 से लेकर हम x1 के 1 तक आएंगे। x1 0 है, इसका मतलब है कि यहां कंपोनेंट 1 है ही नहीं है। यदि कंपोनेंट 1 है ही नहीं तो उसका वेपर प्रेशर भी 0 होगा। जो जो मैं इस तरफ जाऊंगा तो कंपोनेंट 1 बढ़ रहा है, तो कंपोनेंट 1 बढ़ेगा तो उसका जो वेपर प्रेशर है इस तरह से बढ़ता जाएगा और यहां आते आते कंपोनेंट 1 जो है वो 1 हो गया है। इसका मतलब यहां इस पोजीशन पर केवल कंपोनेंट 1 ही है और उसके अंदर कुछ नहीं है। तो इस कंडीशन पर ये जो इसका वेपर प्रेशर है वो कहलाएगा P1 नॉट। ये है प्योर कंपोनेंट 1 का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है। अब ये तो हो गया हमारे समझ में। अब मैं सेकंड कर्व को रिवर्स में आऊंगा, जहां x2 0 है वहां से आऊंगा। अब मैं x1 को भूल जाऊंगा एक बार। x2 0 है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर कंपोनेंट 2 है ही नहीं। जब वो है ही नहीं तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो 0 होगा। अब इस x2 को मैं धीरे धीरे यहां लेके आता हूं तो होगा क्या, x2 का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, यहां आते आते ये 1 हो गया। जो जो इसका फ्रैक्शन बढ़ेगा इस कंपोनेंट 2 का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ये बढ़ता गया ये यहां तक आया। इसका मतलब है कि यहां आते आते x2 1 है, x1 0 है, तो किसका मतलब केवल सेकंड कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट है ही नहीं यहां पर। तो यहां क्या आ जाएगा, कंपोनेंट 2 का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। अब एक और चीज देखो बच्चों, ये कर्व नीचे है, कंपोनेंट P1 नोट की वैल्यू जो है वो P2 नोट से कम है। ये इंडिकेट करती है कि कंपोनेंट 2 जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है, इसकी वेपर ज्यादा बनती है, तो इसका वेपर प्रेशर भी प्योर का ज्यादा है। ये हमारे पास कर्व हुआ। अब इस कर्व में, इस ग्राफ में हम राउल्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट के, इन दोनों के प्योर के बीच का जो कर्व है यहां से लेकर यहां तक, ये जो कर्व है, ये जो लाइन है जो मैंने इन दोनों के प्योर को इस स्ट्रेट लाइन से जोड़ दी है, ये लाइन बताती है हमें आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। यदि ये लाइन स्ट्रेट है तो ये आइडियल का है, यदि ये स्ट्रेट नहीं ऊपर या ऐसे होके आई है इसका मतलब ये ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन का नहीं है। अब कैसे हुआ, इन दोनों को हमने मिला दिया तो यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, यहां क्या होगा। ये सारी कंडीशंस सॉल्यूशन की कंडीशंस है। जब मैं इस पॉइंट के रेफरेंस में जाऊं तो ये मैं इस पॉइंट को नीचे की ओर ले आऊं, इसका मतलब यहां x1 0 था तो यहां x1 कितना हो गया होगा, 0.2 होगा। x1 यहां 0 था तो यहां 0.2 होगा। यदि यहां x2 यहां पर 1 था तो यहां 0.8 होगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल हमेशा 1 आएगा। तो ये इस पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर आएगा, टोटल वेपर प्रेशर, वो ये वाला होगा। इस वाले पॉइंट की बात करें, इस वाले पॉइंट की बात करें, यहां की बात करें, इसके रेफरेंस में ये पॉइंट यहां पर है, यहां 0.2 है तो यहां मान लेता हूं 0.4 होगा। x1 यहां 0 था, x1 यहां 0.2 हो गया, x1 यहां 0.4 हो गया, तो x2 यहां 0.8 था तो यहां 0.6 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इस वाली कंडीशंस पर ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, ये एक ऐसे सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है जिसमें कंपोनेंट 1 के मोल फ्रैक्शन तो 0.4 है और कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन 0.6 है। तो हम इस कर्व से किसी भी अलग अलग मोल फ्रैक्शन के रेशियो पर उनके टोटल प्रेशर को मेजर कर सकते हैं और जो टोटल प्रेशर आएगा वो P1 और P2 के प्रेशर के सम के इक्वल आएगा। यदि आता है तभी तो ये राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, यानी ये कर्व जो है ये आइडियल सॉल्यूशन का हो गया। अब आते हैं सेकंड कर्व पर। सेम कंडीशन जो हमने यहां कांसेप्ट लगाया है, ये पॉइंट किसके लिए है, ये यही है, सारे सब के सब सेम है। ये है प्योर कंपोनेंट का वेपर, कंपोनेंट 2 का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर।
कंपोनेंट 1 का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, यदि ये लाइन इस तरह से आती तो हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशन आइडियल है, लेकिन ये लाइन इस तरह से आई है। यदि ये लाइन इस तरह से आई, इसका मतलब इसका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कम हो गया है। नीचे आने का मतलब कम हुआ है, और कम होने का मतलब है कि यहां पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए पार्टिकल्स इजीली वेपर में चेंज नहीं हो पा रहे हैं। यदि पार्टिकल्स का अट्रैक्शन ज्यादा है, कौन से पार्टिकल्स का, ए बी के बीच का जो अट्रैक्शन है वो ए और बी से ज्यादा है, और ये हमारा कहां हुआ था, नेगेटिव डेविएशन में हुआ था। ये कर्व किसको शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन वाले कर्व को शो करेगा। ये क्या है यहाँ पर, ये है इसका टोटल वेपर प्रेशर, जिसकी वैल्यू बच्चों आप देखोगे कि इस लाइन से कम आएगी, तो Pt जो है वो कम आएगा P1 और P2 से, इन दोनों के सम से। अब आते हैं बच्चों तीसरा कर्व हमारे पास है। ये तीसरा कर्व आपको अब अपने आप समझ में आ गया होगा कि ये तो वही है P2 नोड और P1 नोड। P2 नोड क्या है, कंपोनेंट 2 क्या, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, कंपोनेंट 1 का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। यदि ये कर्व इस तरह से आता है तो ये राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा, लेकिन ये कर्व इस तरह से नहीं आके ये इस तरह से आया है, इसका मतलब है कि जो Pt है एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगा। Pt जो है वो जो राउल्ट लॉ से के अकॉर्डिंग जितना आना चाहिए उससे ज्यादा आएगा, और ऐसा तभी होगा जब कंपोनेंट A और B के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाए। अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर ज्यादा बनेगी, वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा बच्चों। ये तीनों कर्व हमारे पास हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन का है, ये दोनों कर्व नॉन आइडियल सॉल्यूशन के हैं। ये पॉजिटिव डेविएशन, ये नेगेटिव डेविएशन का, ये पॉजिटिव डेविएशन का है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और आप इन चीजों को ग्राफिकल तरीके से आप समझेंगे तो आपके कंसेप्ट